हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज़ ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन, जिसका पार्ट 3 के अंदर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस थीसिस के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने अपने प्रेफेस में क्या कहा और प्रोफेसर एडविन कैनन इन्होंने अपने इस थीसिस के अंदर अपने क्या यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो फॉरवर्ड क्या दिया था इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इनमें क्या डिफरेंस है। इन टॉपिक को आज के इस पार्ट 3 के अंदर इस सीरीज़ जो हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करने से पहले हम देखें कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया। पार्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पे इस थीसिस के क्या यहाँ पे स्टार्ट किया गया था जिसे हम इंट्रोडक्शन में देखे, और पार्ट 2 के अंदर हम जर्नी ऑफ द हिस्टोरिकल थीसिस जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने डीएसी जो हाईएस्ट डिग्री लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के अंदर लेने के लिए ये जो थीसिस प्रेजेंट किया था जिसे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी कहा जाता है, किस तरह से उन्होंने ये अचीवमेंट किए थे इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से इस थीसिस के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने प्रेफेस में कहते हैं कि उन्होंने इन आगे आने वाली जो थीसिस है इस थीसिस के अंदर जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि क्यों यहाँ पे चेंज स्टैंडर्ड यहाँ पे क्यों यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई थी और उसकी क्या वजह थी। इसको पूरी तरीके से उन्होंने एकदम डीपली यहाँ पे एग्जामिन करके उन्होंने अपनी इसको यहाँ पे बेस बना के ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये हिस्टोरिकल साइट को यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे यूज़ उन्होंने किए हैं ये पूरी तरीके से केयरफुली यूज़ किए गए हैं, और इसमें उन्होंने अवॉइड किया है कि उस पर रिपीट जो ऑलरेडी यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट या राइटर ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है इसको रिपीट नहीं करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने इस सब्जेक्ट को एकदम क्लियरली और क्या एग्जैक्टली उन्होंने कहना है इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसी तरह से हम देखें जो यहाँ पे जो मेथड यहाँ पे यूज़ की गई थी और क्यों यहाँ पे ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को यहाँ पे किस तरह से एक्चुअल ये मेथड यूज़ होती है इसके कई यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिए गए हैं। वो कहते हैं कि जो रीडर्स है ये जब ये मेथड को या उनको और भी इंटरेस्ट अगर होगा कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने जो रेफरेंस दिए हैं इसके लिए उनको उनकी सेकंड जो बुक थी इससे रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी और बैंक से उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट की थी, इसको और भी डीपली जानने के साथ हम उनको जो रीडर्स है इनको उनकी जो रेफरेंस यहाँ पे जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस थीसिस के अंदर लिए थे उसको और भी डीपली यहाँ पे मिल पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस बुक के अंदर जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है इसके अंदर जो रेफरेंस है ये मैक्सिमम देने की कोशिश की और दूसरे बुक के अंदर ये पूरी तरीके से देने की कोशिश की है। अगर सभी रेफरेंस अगर एक ही बुक में देते तो ये और भी बड़ी यहाँ पे थीसिस बन जाती थी और ये और भी डाउटफुल होती कि इसमें जो दिए गए हैं सेंटेंस है ये हर क्वेश्चन करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए उन्होंने इसमें मैक्सिमम लेवल के यहाँ पे जो प्रेफरेंस है यहाँ पे दिए गए हैं और उनके और प्रेफरेंस यहाँ पे सेकंड बुक उनकी जो थी उसके अंदर दिए गए हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कई राइटर जो अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने जो यहाँ पे देते हैं प्रेफरेंस उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस देने की यहाँ पे कोशिश की है। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो उनके जो थॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे डीपली जाते हुए और पूरी तरीके से उन्होंने हिस्टोरिकल एंगल को जानते ही यहाँ पे ये थीसिस को प्रेजेंट किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि रिलेटेड जो इंडियन करेंसी है इसके बारे में कई यहाँ पे ऑथर राइटर ने कई ऐसे बुक्स लिखे हैं, बट उन्होंने परफेक्ट जो रीज़न है क्यों यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्यों आया है इसके बारे में ये रीज़न परफेक्टली नहीं देने की वजह ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं जो 1893 के अंदर जो यहाँ पे चेंजेस हुआ था ये चेंजेस गोल्ड स्टैंडर्ड से
क्यों यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे गया है। ये 1893 के अंदर जो बिगेस्ट यहाँ पे जो चेंजेस किए गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्यों किए गए हैं, इसके बारे में यहाँ से परफेक्ट रीज़न यहाँ पे अदर इकोनॉमिस्ट या राइटर नहीं देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उनका जो ओपिनियन है ये फोकस करता है जो क्राइसिस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जो मनी की जो क्राइसिस होती है उसकी मैनेजमेंट क्यों यहाँ पे फेल होती है और उसका क्या यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। उसका सॉल्यूशन करने के लिए जो रेमेडीज़ होते हैं इनको यहाँ पे फोकस करना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने ये स्टडी करने के लिए 1800 टू 1893 तक का जो ये टाइम पीरियड रहा है उस पे ही फोकस किया है और उसके अंदर उन्होंने इंडियन करेंसी किस तरह से अदर इकोनॉमिक्स को यहाँ पे जो इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं, इसके बावजूद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो टाइम पीरियड यहाँ पे जो करेंसी के अंदर जो फोकस करना चाहिए वो फोकस नहीं करते, इग्नोर जो अदर इकोनॉमिक्स करते हैं उसी को हाईलाइट करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें इस एनालाइज के अंदर दिखाई देते हैं। अदर इकोनॉमिक्स यहाँ पे जो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं तब ये पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं ये जो टाइम पीरियड है 1800 टू 1893 का, ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्रिएट हुए थे इस पार्ट को यहाँ पे इग्नोर करते हैं और जंप करते हैं सीधा यहाँ पे एक्सचेंज स्टैंडर्ड, यहाँ पे जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड क्यों आया इसके बारे में ही डिस्कस करते हैं और ये स्टेटमेंट देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट इन्होंने ही यहाँ पे ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को लाया और उसे पॉपुलर करने का स्टेटमेंट यहाँ पे अदर राइटर इकोनॉमिक्स को जाता हुआ दिखाई देते हैं। बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं पूरी तरीके से ये रॉन्गली है और ये गलती सिर्फ और सिर्फ वो राइटर की लोगों की है कि जिन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड ही इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। जो यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया के लोगों ने ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, इसके बारे में पूरी तरीके से रॉन्ग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जो इंडियन करेंसी की मेथड है ये गोल्ड स्टैंडर्ड से ही यहाँ पे स्टार्ट हुई थी और उसके साथ ही जो कन्वर्ट किया गया था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को जो यहाँ पे इग्नोर किया गया उसको ही शो करते हुए और ये किस तरह से यहाँ पे रियल ट्रूथ को यहाँ पे लोगों के सामने लाने की कोशिश, ये प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये जो थेसिस है ये आती हुई और इससे ही यहाँ पे हाईलाइट करती हुई इस सिचुएशन को यहाँ पे ये थेसिस इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो थीसिस उन्होंने जो प्रेजेंट की थी इसके रिलेटेड जो एक बुक मिलती है वो सिर्फ प्रोफेसर जेएम केन्स, जो प्रोफेसर केन्स है इन्होंने ही डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। बट अम्बेडकर ये कहते हैं कि अगर उन्होंने एग्जामिन किए हुए जो कॉन्सेप्ट है इसको अगर कंपैरिजन करें तो दोनों तरह से यहाँ पे साइंटिफिकली जो उनका जो बेस है केन्स का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका जो कहना है इस थेसिस के साथ साथ ये पूरी तरीके से अपोजिट माने जाते हैं। जहाँ पे केन्स का कंक्लूजन और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका कंक्लूजन जो यहाँ पे आता है वो पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड स्टैंडर्ड को जो मॉडिफाई कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फोकस करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे उनके अपोजिट जहाँ पे केन्स सिर्फ और सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ये इंडिया के लिए बेटर है, इनका यही ओपिनियन दिखाई देता है। जो दोनों इकोनॉमिस्ट एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्रॉस उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और केन्स इनका जो थॉट्स है ये पूरी तरीके से यहाँ पे क्रॉस होने की वजह स्टार्टिंग से ही हमें मिलती है, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर इंडियन करेंसी की जो परचेसिंग पावर है उसको स्टेबल रखना इम्पॉर्टेंट है, जिसके बावजूद यहाँ पे जो रुपीज़ की जो वैल्यू है इसको स्टेबल हम मान पाएंगे और स्टेबल कर पाएंगे। बट यहाँ पे जो केन्स है ये पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे टोटली इग्नोर करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर जो रुपीज़ की वैल्यू है ये स्टेबल कभी नहीं हो सकती, वो वेरिएबल ही होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि केन्स उनके इस
कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो सिम्टम्स है, किसी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं उनको ही फोकस करते हैं। बट यहाँ पे वो फोकस नहीं करते हैं कि अगर किसी बीमारी अगर डिटेक्ट होती है तो उसकी क्या वजह होती है और उसके वजह से उसके क्या सॉल्यूशन होने चाहिए। जो अगर ये दे जो अगर ये बीमारी की अगर सही यहाँ पे इलाज ना होए तो ये क्रिटिकली वो साबित हो सकती है, जो इंडियन करेंसी के साथ इस टाइम पीरियड के अंदर हो चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केन्स सिम्टम्स को फोकस करते हुए दिखाई देते हैं, जो डिटेक्ट नहीं करता है किसी भी बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यही क्लियर करते हैं कि क्यों केन्स का और उनका जो थॉट्स है पूरी तरीके से ऑपोजिट माना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर किसी इस प्रॉब्लम का अगर रेमेडीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो केन्स का जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है इनको और भी हाईली यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ या अपोजिट जाता हुआ, हाईली जाता हुआ दिखाई देता है। तो अम्बेडकर यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कई इकोनॉमिक्स देखे हैं जो उन्होंने क्रिटिस किया है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को, और वो कहते हैं कि सभी ऐसे इकोनॉमिक्स है उन्होंने जो क्रिटिस किया है उनका सिर्फ और सिर्फ इस सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन यही रहा है कि वो किस तरह से गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करे फिर से गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ साथ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि अगर गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड अगर गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको अगर रखना ही है तो उनको इस ऐसे पॉसिबिलिटी भी करना चाहिए और कुछ ऐसे लिमिटेशन भी करना चाहिए जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर होना चाहिए, जो ऐसे कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं दिखते हुए यहाँ उसकी वजह से ही यहाँ पे डिक्लेन करता है रुपीज़ की वैल्यू। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे भी सजेशन देते हैं कि पूरी यहाँ पे जो रुपीज़ है जो यहाँ पे उनको मेल्ट करना चाहिए और उसको सेल करना चाहिए बुलियन की तरफ, और उसी तरह से और जो ये प्रोसेस यहाँ पे पूरा करने के लिए रेवेन्यू पर्पस के लिए ये यहाँ पे यूज़ करें, और इनके अंदर जो अनकन्वर्टेबल जो पेपर करेंसी है ये गैप है, इस गैप को फुलफ़िल करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाए। बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि वो इतने हार्डली यहाँ पे फोकस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो वो पूरी तरीके से कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू मस्ट क्लोज करना चाहिए, जो मिंट है ये मिंट कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज करना चाहिए, और जो बेटर रहेगा पब्लिक के लिए भी और जो गवर्नमेंट है जो रूलर है वो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे यूज़फुल ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो करेंसी है ये लीगली टेंडर यहाँ पे बनाना चाहिए, और जो रुपीस जो करेंसी है इसको फिक्स यहाँ पे करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो इशू है ये इशू यहाँ पे क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे रुपीस जो करेंसी है इसकी फ़िक्स वैल्यू उसका जो वेरिएबल है ये बन करके फ़िक्स उसकी रेशो यहाँ पे फिक्स करना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इम्बॉडीज इन द इंग्लैंड करेंसी सिस्टम का वो किस तरह से है उसको भी फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो फॉलोअर जो कमिटी थी ये उसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको भी यहाँ पे फोकस करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे फॉलोअर कमिटी ने क्या यहाँ पे सजेस्ट किए थे और उसकी क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इसको पूरी तरीके से रॉन्गली साबित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई देते हैं। तो वो मानते हैं कि इस कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो रिग्रेट किए गए थे कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था इंडियन करेंसी का, जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड से गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट किया गया था, ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो रॉन्ग मानते हैं। बट ये ऐसा भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि ये जो सजेशन करने वाले थे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट उन्हीं यहाँ पे जो फॉलोअर कमिटी है उनका यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो किया, और उसके वजह से ही ये चेंजेस लाने की नौबत ब्रिटिश गवर्नमेंट पे आई थी। और जिस तरह से फॉलोअर कमिटी ने जहाँ पे यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इसे पूरी तरीके से ओवर स्मार्टनेस उनको मानते हैं, और इनकी जो सजेशन थी उसको पूरी तरीके से नॉनसेंस मेथड में यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं। जो फॉलोअर कमेटी थी वो सजेस्ट करती थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन करना चाहिए, और जो लॉट ऑफ यहाँ पे मिस्टेक थी
हर्षल कमेटी की, उनकी जो मिस्टेक है, इन मिस्टेक को वो पूरी तरीके से एग्री होते हुए ही दिखाई देते हैं, जो फॉलोअर कमिटी इस पे यहाँ पे डिपेंड थी। तो ये पूरी तरीके से ये नॉनसेंस मेथड को यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मानते हैं। किसी भी गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी होती है कि किस तरह से वो प्रिंसिपल ऑफ करेंसी को फोकस करे, क्या उनकी ज़रूरत है और किस तरह से उनको यहाँ पे जो प्रोडक्शन है जो कॉइन का वो किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए, इस पे फोकस नहीं होने की वजह से जो रुपीज़ की जो वैल्यू है ये वैल्यू डिक्लाइन करती हुई ही दिखाई देती है। तो ये फोकस करना चाहिए कि किस तरह से लोगों की ज़रूरत क्या है और उस किस तरह से उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए कितने यहाँ पे जो करेंसी है उसको प्रोड्यूस करना उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इस पे डिपेंड करती है। बट ऐसे भी मिस्टेक होती है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द करेंसी का यहाँ पे मीनिंग ही नहीं समझने की वजह से गवर्नमेंट कई ऐसे कमिटी यहाँ पे इस्टेब्लिश करती है, उनके सजेशन को लेती है और इसकी वजह से ही यहाँ पे एक्सप्लोसिव डिसीजन लेने की वजह से ही इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे करेंसी में क्राइसिस आने की वजह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मानते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फॉलोअर कमीशन की जो यहाँ पे रिकमेंडेशन थी उसको यहाँ पे फॉल्स करते हैं, उनको गलत साबित करते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने जो करेंसी ऑफ प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट की लेंथली यहाँ पे डिस्कस किया और उनमें उन्होंने जस्टिफिकेशन किया कि दो मेथड में यहाँ पे रीज़न यहाँ पे दिखाई देते हैं। फर्स्टली वो रीज़न कहते हैं कि उन्होंने जो अदर इकोनॉमिक्स और राइटर है जिन्होंने इंडियन करेंसी के बारे में जो उनके जो थॉट्स यहाँ पे प्रेजेंट किए उसको पूरी तरीके से वो गलत साबित करते हुए दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि नेसेसरी है सबमिशन करना कि जो प्रूव करना है पॉइंट ऑफ व्यू को कि किस तरह से यहाँ पे यूज़फुल को यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से यूज़ करे और जो नॉन यूज़ जो कॉन्सेप्ट होते हैं इसको कम यूज़ करे। जहाँ पे इस ऑब्जेक्शन को यहाँ पे उन्होंने साबित किया कि यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर जो नॉन यूज़ होते हैं उसको ही फोकस किया जाता है और जो यूज़फुल कॉन्सेप्ट है इसे इग्नोर ही किया जाता है। दूसरी तरह से वो कहते हैं कि उनकी जो थॉट्स है ये फेवर करते हैं हर इंडियन पीपल की तरह, जो इंडियन पीपल यहाँ पे यूजुअली ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ना ही इनको ऐसे टॉपिक के बारे में यहाँ पे समझ आ पाता है कि उनके लिए वो पूरी तरीके से ऐसे सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से एवरी जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे पूरी तरीके से कंक्लूजन उन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम को ये सॉल्यूशन को देने की और उन लोगों को जो इंडियन लोगों को यहाँ पे पूरी तरीके से समझने की कोशिश लोगों को अगर करे, जो प्रिंसिपल ऑफ करेंसी एग्जैक्टली ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है इसको क्लियर करना इम्पोर्टेंट मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 1913 जो एक टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे गोल नहीं था कि वो कन्वर्ट करे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर, बट ऐसे भी उस टाइम पीरियड के अंदर जो चैम्बरलिन कमीशन यहाँ पे उभर के आई और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया वो फेवर था उस टाइम पीरियड के अंदर कि यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। ये भी सजेशन यहाँ पे गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रिकमेंडेशन उन्होंने एक्सेप्ट की और जो उन्होंने वॉर टाइम की पीरियड के अंदर जो उन्होंने उनका जो प्रॉमिस दिया था उससे भी मुकर के आते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाई देते हैं। और इस टर्म्स एंड प्रेफरेंस के द्वारा हमें दिखाई देता है कि जो स्मिथ कमीशन थी उनकी जो रिकमेंडेशन क्या थी, जो मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशन किस तरह से करे और जो करेंसी है इसकी स्टेबिलिटी को किस तरह से और क्या यहाँ पे एक्सचेंज स्टैंडर्ड और जो एक्सचेंज रेट क्या है इसके बारे में जो यहाँ पे सजेशन देते हुए स्मिथ कमीशन दिखाई देती है, जो यहाँ पे पूरी तरीके से इंश्योर नहीं करती और इस तरह से जो रेमेडीज़ है क्या यहाँ पे करेंसी की जो रुपीज़ की जो वैल्यू यहाँ पे गिरती हुई दिखाई देती है उसको किस तरह से स्टेबल करे इसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पे इंश्योर नहीं होने की वजह से, मेजरमेंट सही तरीके से नहीं करने की वजह से ये सजेशन जो स्मिथ कमीशन का था वो भी फेल होता हुआ ही दिखाई देता है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका ऑब्जेक्शन जो था उसके अपोजिट, उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑब्जेक्ट उन्होंने रखा जो पब्लिकेशन करने के लिए उनकी जो स्टडी थी ये सजेस्ट करती है फॉर एवरी इंडियन पीपल जो यहाँ पे कन्फ्यूजन के मेथड से यहाँ पे जूझ रहा था, किस तरह से ये रुपी की जो वैल्यू है क्यों घटती हुई और क्यों डिक्लाइन करती है, इसको यहाँ पे पब्लिश करके लोगों को अवेयर करना इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनका ऑब्जेक्ट रहा है।
और लास्टली यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पे डिस्कस करते हैं प्रोफेसर एडविन कैनन को, जो यहाँ पे उनकी यहाँ पे थैंक्स मानते हैं, जहाँ पे उन्होंने किस तरह से उनको ये थेसिस यहाँ पे पूरी करने के लिए किस तरह से हेल्प की। और उन्होंने जो यहाँ पे जो उन्होंने जो भी यहाँ पे इस थेसिस के अंदर यहाँ पे जो प्रेजेंट किया था, वो स्टडी के अंदर उन्होंने पूरी तरीके से जो प्रोफेसर एडविन कैनन, इन्होंने पूरी तरीके से इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट दिखाया और उनके कई ऐसे मिस्टेक को यहाँ पे जो मिस्टेक उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ करते थे, उसको यहाँ पे कम करने की कोशिश या उनको सुधारने की कोशिश प्रोफेसर एडविन कैनन करते हुए दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से जो उन्होंने यहाँ पे जो थेसिस यहाँ पे दी थी, ये पूरी तरीके से क्लोजली सुपरविजन के साथ उन्होंने हैंडल की और इनके पूरे थॉट्स से ये अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है और उनका पूरा व्यू यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्रेस किया गया था, जो उनका जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, इसको वो किसी भी तरह से यहाँ पे उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे इम्पोर्टेंट देते हैं और इनकी जो ऑब्लिगेशन को वो कभी भी रीपे नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस तरह से उन्होंने कहा है। उसी के साथ जो एग्जामिनेशन उनके साथ उन्होंने जो की और उनको किस तरह से हेल्प किए, जो थेरोटिकल डिस्कस उन्होंने किया और उसके वजह से उनके कई ऐसे मिस्टेक उन्होंने एरर को यहाँ पे सुधारने की कोशिश इस थेसिस के अंदर दिखाई देते हैं। उसी के साथ यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो उनकी हेल्प हुई है प्रोफेसर वाडिया के साथ, जो विल्सन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, उनको भी वो थैंक्सफुल मानते हैं और उनके जो सजेशन के साथ साथ उन्होंने जो हेल्प की यहाँ पे जो स्टडी करने के लिए और उनके जो प्रूफ्स थे, जो प्रेफरेंस थे उनको मिलने के लिए, जो प्रोफेसर वाडिया ने उनको हेल्प की थी। इस तरह से हम देखें कि किस तरह से इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो थेसिस उन्होंने जो प्रेजेंट किया, इसके प्रेफेस क्या थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह से प्रेजेंट किए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ इज ओरिजिन एंड इज सोल्यूशन, इस थेसिस के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके जो टीचर थे, जो प्रोफेसर एडविन कैनन, इनके बारे में उन्होंने अपनी इस थेसिस के अंदर उन्होंने क्या यहाँ पे कहा और इसके बारे में भी ये नोट करना इम्पोर्टेंट माना जाएगा। जहाँ पे एडविन कैनन इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके थेसिस के बारे में क्या कहा है, बट हम जान ले कि प्रोफेसर एडविन कैनन कौन थे और क्या इतना इम्पोर्टेंट उन्होंने क्या इस थेसिस के अंदर दिया है। तो प्रोफेसर एडविन कैनन जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे और उसके साथ साथ ही वो हिस्टोरियन ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट्स भी थे। तो इस तरह से हम माने कि जो एडविन कैनन ये प्रोफेसर रह चुके हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, जो टाइम पीरियड रहा है उनका 1895 टू 1926, ये टाइम पीरियड के बीच में वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोफेसर रह चुके हैं। उनका बॉर्न हुआ था 1861 और उनकी डेथ हुई थी 1935 के अंदर। और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है इकोनॉमिक्स के अंदर, जिस तरह से उन्होंने जो बुक उन्होंने पब्लिश किए थे वो इस तरह से थे, अ हिस्ट्री ऑफ द थेरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो 1893 में पब्लिश हुई थी, अ रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक थेरी जो 1929 में पब्लिश की गई थी, वेल्थ जो उन्होंने पब्लिश की थी 1914 में, सम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर जो उन्होंने पब्लिश किया था, जो 1917 में पब्लिश किया था। नेक्स्ट द हिस्ट्री ऑफ लोकल रेट्स इन इंग्लैंड जो 1896 में उन्होंने पब्लिश किया था। और लास्ट जो पेपर पाउंड ऑफ जो उन्होंने 1797 जो 1821 इन टाइम पीरियड के बीच में इंग्लैंड का जो पाउंड था, ये पेपर पाउंड किस तरह से वर्क करता था, इसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। इम्पोर्टेंट डिस्कस इकोनॉमी के साथ रिलेटेड उनके सब्जेक्ट रह चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जो थेसिस थी प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, इसके बारे में, इस थेसिस के बारे में वो कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है उसके बारे में वो थैंक्सफुल मानते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी तरीके से वो अवेयर थे कि मैं इस जो उन्होंने थेसिस दी थी उसके बारे में कई ऐसे पॉइंट है जहाँ पे प्रोफेसर एडविन कैनन यहाँ पे पूरी तरीके से जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिस करते हुए जो सेंटेंस यहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे
एडविन कैनन पूरी तरीके से डिसएग्री है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इन्होंने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। प्रोफेसर एडविन कैनन कहते हैं कि जो 1893 तक उनका यहाँ पे बिलीव था कि यहाँ पे और सम इकोनॉमिक्स उनके साथ थे, तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ रह चुका है कि अगर रुपी को अगर एक फिक्स रेशो के अंदर हम गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ रखें तो ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। बट ये ऐसा कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए और उसका जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में वो इतना रिजल्ट यहाँ पे नहीं देता हुआ उनके एक्सपीरियंस के साथ दिखाई देता है। बट अब जाके जब 1923 के अंदर जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये थीसिस दी और उन्होंने फोकस किया गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में, तो उनका माइंड यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से एग्री नहीं है। उन्होंने जो सेंटेंस दिए हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे रॉबरी कहा गया, उन्होंने उनकी लूट की, जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इस कॉन्सेप्ट को मानते हुए ही वह यहाँ पे प्रेजेंट किया है। हाँ, पर उन्होंने कहा है कि जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो सिस्टम है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट का सिस्टम के अंदर उन्होंने जो यहाँ पे चैलेंजेस और ऑब्जेक्शन जो लिए हैं, ये पूरी तरीके से यहाँ पे मेरे जैसे जो टीचर है जहाँ पे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो रखा है उसको यहाँ पे डिसएग्री नहीं कर पाएंगे। जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो प्रेजेंट किया है जो रियलिस्टिक है और बेस करता है जो उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे पब्लिश किया था उनके स्टडी बेस पे ही बुक पे ये थीसिस यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जहाँ पे ये थीसिस प्रेजेंट की है ये पूरी तरीके से इसकी जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से फ्रेशनेस यहाँ पे एडविन कैनन इनको लगा। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग है, उनके रीज़न प्रेजेंट करना ही अलग है और ये पूरी तरीके से जो थीसिस है ये पूरी तरीके से डिफरेंट होने की वजह से ही उन्होंने इस थीसिस के अंदर इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ पे जो बारीकी यहाँ पे जो एरर थे जो मिस्टेक थे उसको हाईलाइट करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उन्होंने यहाँ पे चेंजेस करने की भी सलाह देते हुए एडविन कैनन दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि उनके जैसे जो ओल्ड टीचर है जो एक इकोनॉमिक्स के बतौर जो वर्क कर रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, उनकी ये थीसिस के बारे में एग्जामिन जो उन्होंने किया है उस कॉन्सेप्ट के अंदर वो पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ सिखाने जैसा है और ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट बनेगी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनको पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ वो कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो प्रैक्टिकली जो कंक्लूजन्स यहाँ पे जो क्रिएट किए हैं उनकी थॉट्स को यहाँ पे पूरी तरीके से वो सही साबित मानते हैं। और उसी तरह से वो कहते हैं कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ये जो मेथड है सिस्टम जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए चिप यहाँ पे जस्ट सस्ता यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो कंपैरिजन गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ इजी है। बट हम देखें ये एक साइड ऑफ व्यू हम प्रॉफिट को भी देख सकते हैं जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का है, बट ये अगर हम नज़रअंदाज करें जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का जो प्रॉफिट है उसको अगर साइड में रखें, उसके मेन यहाँ पे जो लॉसेस है ये लॉसेस यहाँ पे इजीली यहाँ पे वर्क करता है एडमिनिस्ट्रेशन और लेगिस्लेशंस को, जो उनको यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट है जो अर्न करने के लिए और उसके में जो यहाँ पे जो घोटाले हो सकते हैं ये घोटाले करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ये और भी इजीली मेथड वो मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि वो कहते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड ही बेस्ट मेथड और सेफ माना जाएगा। प्रोफेसर एडविन कैनन कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा है जहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ये सूटेबल हो सकता है करप्शन करने के लिए उस कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या कोई और भी गवर्नमेंट हो, उनको ये करप्शन करने के लिए ये मेथड और भी इजीली और सिंपली यहाँ पे सिस्टम माना जाता है। जहाँ पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसके अंदर ये करप्शन करना ये डिफ़िकल्टी माना जाएगा और ना के बराबर हो सकता है। उसी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने जो पॉलिसी को फोकस किया है, जो उनका जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने के लिए जो रुपी का जो वैल्यू है इसको और भी ऊपर लेते जाते उसका वैल्यू बढ़ाता हुआ ही ये कॉन्सेप्ट
पूरी तरीके से रुपीस पे बेस करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो मीन्स है, ये ऐसे फिक्स रेट पे यहाँ पे ओपन होना चाहिए जहाँ पे इम्पोर्टर्स जो इंपोर्ट करने वाले हैं और जो अदर जो सेलर है गोल्ड का करने वाले, इनके लिए ये एक ऐसे फिक्स रेशो में होना चाहिए। उसका वजह से ये होगा कि इंडिया के अंदर एडिशंस जो है मीन का ये बरकरार होगा और फिक्स स्टॉक के अंदर रुपीस यहाँ पे अवेलेबल होगा, जो करेंसी अवेलेबल होगी इंडिया के अंदर। और जो एक इम्पॉर्टेंट जो है जो एक्सपोर्टेबल गोल्ड्स कॉइन है ये भी इजीली हो पाएंगे, जो वो कहते हैं कि फिक्स रेशो के अंदर ये कॉइन्स होने चाहिए, रुपीस की वैल्यू यहाँ पे फिक्स रेशो में होना चाहिए। तो उसी के साथ वो कहते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था गोल्ड स्टैंडर्ड को, या हम कहें कि ये लेजिस्लेशन अलाउ कर दिया था रेशो के साथ साथ। और जो अनफेवरेबल जो कॉन्सेप्ट थे कॉइन्स थे सिल्वर के साथ साथ, उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई देते। बट 19th सेंचुरी के अंदर फ्रांस और अदर जो कंट्री है, इन्होंने जो मिंट यहाँ पे सिल्वर कॉइन के थे उसको यहाँ पे डिक्लेन करना या क्लोज करना, मिंट करना बंद कर दिए थे। उसके कंटिन्यूसली रखे तो मास ऑफ द फुल लीगल टेंडर एज अ सिल्वर कॉइन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ साथ कई ऐसे बड़े स्केल के अंदर जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके साथ साथ जो इंग्लैंड और उनके इंग्लिश बोलने वाले जो कंट्री थे उनके साथ साथ ये फ्रांस और जर्मनी के साथ, अमेरिका के साथ ये सिल्वर कॉइन भी यहाँ पे वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। उसी के साथ जो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है या यहाँ पे एलिगेशन किया जाता है कि इंडियन लोगों को यहाँ पे गोल्ड कॉइन नहीं चाहिए। जो लोगों का एटमॉस्फेयर है और जो कंडीशन है गोल्ड कॉइन को यहाँ पे यूज़ करने की, वो सूटेबल नहीं है। जो एलिगेशन दिया जाता है ये एडविन कैनन इनके द्वारा, वो कहते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे सस्पियस लाइक एलिगेशन यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे इंग्लिश लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं गोल्ड कॉइन को, जो पेपर कॉइन उनको सूटेबल वो नहीं मानते हैं। बट ये जो रीज़न है, ये रीज़न यहाँ पे इंग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट करती है, यहाँ पे प्रोफेसर एडविन कैनन यहाँ पे रॉन्ग साबित करते हुए दिखाई देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये असल में इस तरह से है कि जो इंग्लैंड और वर्ल्ड जो कंट्री है, इनको 5 पाउंड से ज़्यादा यहाँ पे जो नोट्स है ये कैरी करना या एक्सपोर्ट करना यहाँ पे सूटेबल नहीं है। उसके बावजूद भी स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड इस जैसे कंट्री, इंग्लिश जो बोलने वाली जो कंट्री है, उनके अंदर 1 पाउंड से भी कम वाले करेंसी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक्सपोर्ट है ये करना यहाँ पे और भी इजीली माना जाता हुआ दिखाई देता है। उस तरह से हम देखें जो 1816 का टाइम पीरियड है, जो यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी ने, जहाँ ईस्ट इंडियन कंपनी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था गोल्ड और सिल्वर दोनों मेथड यहाँ पे जो स्टैंडर्ड था यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। बट हम देखें इंडिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे जो सिल्वर का जो इम्पोर्टेंस है ये ऑलरेडी प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देता है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिल्वर ये मेथड को या गोल्ड मेथड को यहाँ पे प्रेजेंट किया। ऑलरेडी इंडिया के अंदर ये दोनों भी मेथड वर्क करते हुए ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि इंडियन लोगों को जो गोल्ड है, गोल्ड कॉइन यहाँ पे अच्छा लगता है। बट यहाँ पे यूरोपियन लोगों को भी यहाँ पे इंडियन लोगों से भी ज़्यादा यहाँ पे इन जो गोल्ड कॉइन है ये कैरी करना और भी ज़्यादा पसंद है। और ये यूरोपियन लोग में ब्रिटिश लोग यहाँ पे उनको अपना शेयर यहाँ पे पार्टनरशिप करना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इंडियन लोगों पे यहाँ पे ब्लेम करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट दिखाई देती है। इसी के साथ आगे एडविन कैनन ये कहते हैं कि इंडिया के अंदर गोल्ड करेंसी यहाँ पे ईस्टर्न जो कंट्री है इनको यहाँ पे मोरली यहाँ पे यूज़ करना अलाउ नहीं करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट यहाँ पे हम देखें तो ये सही होता हुआ या पूरी दुनिया के लिए ये सही साबित नहीं होगा, जहाँ पे ऑलरेडी दुनिया यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड पे है और यहाँ पे इंग्लैंड या ब्रिटिश गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्री को यहाँ पे गोल्ड कॉइन को यहाँ पे इग्नोर करती हुई सिल्वर कॉइन पे यहाँ पे उनको रखती हुई, ये मोरली यहाँ पे करेक्ट नहीं है। और उसके वजह से पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे ये जो यहाँ पे बिजनेस किया जाएगा, यहाँ पे डिफ़िकल्टी और कई ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ वो कहते हैं कि जो
वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बावजूद भी, उससे पहले जो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड लोग यूज़ करते थे, और वर्ल्ड वॉर के बाद भी लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाना ज़्यादा पसंद करते हुए ही दिखाई देंगे। बट ऐसे आने वाले फ्यूचर के अंदर हम देखें, जो यहाँ पे जो दो कंट्री के बीच में होने वाला ट्रेड हो, बिजनेस हो, ये डिपेंड करेगा अदर जो मेथड होगा, या हम कहें जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे ही बेस करेगा। ये गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे आने वाले कंडीशन के अंदर ये सूटेबल नहीं माना जाएगा। गोल्ड स्टैंडर्ड ये स्टेबल कब तक रहेगा, इसके बारे में अगर कहते हैं तो वो एडविन कैनन कहते हैं कि जो होल्डर्स होंगे, जो गोल्ड यहाँ पे जो होल्ड करने वाले, उनकी इच्छा जब तक होगी, उसके साथ साथ जब तक ये यहाँ पे लार्जर स्टॉक अवेलेबल होगा, यहाँ पे जो फ्रेश यहाँ पे होल्डर क्रिएट होंगे, जो नए नए स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे प्राइस यहाँ पे गोल्ड की स्टेबल होने में यहाँ पे मदद होगी। उसी के साथ वो कहते हैं कि बिफोर वॉर कंडीशन जब यहाँ पे स्टार्ट होने से पहले जो यूरोप लोगों की जो सेंट्रल बैंक थी, उन्होंने सप्लाई किया था गोल्ड का, एक सेक्रेटली स्टोर किया था, और उसके वजह से उन्होंने कंट्रोल करके रखा था प्राइस इंक्रीज को। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये सीरियसली प्रॉब्लम यहाँ पे उस कंट्री के साथ दिखाई देते हैं बाद में, जहाँ पे एक्चुअल जो प्राइस इंक्रीज होना चाहिए उसको दबा के रखना, ये किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हार्मफुल साबित होगी। वॉर कंडीशन के बाद यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व बैंक या बोर्ड जो है, उन्होंने सपोर्ट किया था पूरे अमेरिकन लोगों को, जहाँ पे उनको जो प्राइस जहाँ पे राइस होगा उसको यहाँ पे कंट्रोल रखना, यहाँ पे उन्होंने भी यहाँ पे करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो वाइट मैंस जो बर्डन है, ये बर्डन कम करना, वो भी यहाँ पे जहाँ पे फेडरल रिजर्व बोर्ड यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो इनका मकसद यहाँ पे जो प्राइस राइज है इसको कंट्रोल करना, और लोगों को इस कंडीशन के साथ लोगों को भी यहाँ पे दबा के रखना, उनकी कंडीशन को और उनके सिचुएशन को भी यहाँ पे इग्नोर करते हुए ही, या उसके इम्पैक्ट यहाँ पे फेडरल रिजर्व बोर्ड को यहाँ पे दिखाई देंगे। इस कंडीशन को यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे कवर करने के लिए यहाँ पे फेडरेशन बोर्ड जो है, उन्होंने क्या किया, उनकी पॉलिसी के अंदर जितने भी गोल्ड माइंस थे उनको, उनसे जो गोल्ड है, ये गोल्ड पूरी तरीके से कॉइन बनाने में यूज़ किया, और उसकी वजह से यहाँ पे जो गोल्ड यूज़ पूरी तरीके से होने की वजह से ही जो सिल्वर ख़रीदना है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे स्टेबल नहीं रही, और इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से, उसकी जो स्टेबल नहीं होने की वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड भी यहाँ पे स्टेबल नहीं रह चुका। ऐसे सिचुएशन के अंदर जो एडवाइस करने वाले जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से यूरोप के अंदर सेंट्रल बैंक जो हेल्पिंग करती है रिजर्व गोल्ड डिमांड क्रिएट करने के लिए, तो ये भी सिस्टम इस टाइम पीरियड के अंदर वर्क नहीं कर पाया, और ये पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई देता है। तो एडविन कैनन कहते हैं एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ट टीचर का ये शोइंग करता है, कि वो कहते हैं कि जो कंट्रोल करना है पेपर करेंसी का, तो अगर ये कंट्रोल अगर पेपर करेंसी के अंदर अगर होता है, तो ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड यहाँ पे बेस्ट जो मेथड है, सिस्टम है, ये वर्क करता हुआ। उसके लिए लिमिट और कंट्रोल भी होना चाहिए, अच्छी डील होगी यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर। तो उसी के साथ जो गोल्ड का जो यहाँ पे इंटरनली और एक्सटर्नली जो डिमांड है, ये मेल्टिंग करना, मेक करना, या गोल्ड कॉइन यहाँ पे बनाना, ये लार्जर या कहे कि यहाँ पे इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना यहाँ पे महंगा साबित होता हुआ दिखाई देगा। जहाँ पे उसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू लोगों को कैरी करना पसंद है, तो उसकी वजह से लोगों के साथ यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, बट यहाँ पे बैंक के लिए या सेंट्रल बैंक के लिए उसकी वैल्यू घटी हुई ही दिखाई देगी। एडविन कैनन कहते हैं कि इस तरह से अगर गोल्ड के प्राइस अगर डिक्लाइन करते रहेंगे, और उसके वजह से उसका इम्पैक्ट जो गुड्स है, जो कमोडिटी है, उसके प्राइस में यहाँ पे इंक्रीज करने के साथ साथ हो सकते हैं। उसके कई ऐसे रीज़न भी है जहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे एक मेथड होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, जो गोल्ड का जो प्रोडक्शन है ये कम कर दिया जाएगा यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल तक। तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या होगा कि उसकी वजह से यहाँ पे मेटल यहाँ पे कम यूज़ होगा, और ये गोल्ड जो मेटल है यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़ करना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। क्योंकि पूरी तरीके से गोल्ड का जो माइंस है, अगर एक ही जनरेशन के लिए यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या यूज़ कर पाएंगे। दूसरा मेथड वो कहते हैं कि यहाँ पे सेकंड जो बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे देते हैं कि इंटरनेशनल
कमीशन यहाँ पे रखे, अगर वो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को अगर फॉलो करते हैं तो पेपर करेंसी के लिए लिमिट या कंट्रोल रखने के लिए इंटरनेशनल कमीशन यहाँ पे वर्क करना इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस तरह से हम देखें कि उन्होंने कहा कि किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, अगर ये दोनों भी मेथड को यहाँ पे सही तरीके से अगर किसी भी कंट्री यहाँ पे वर्क नहीं कर पाती है तो उसका एक रीज़न है जो पॉलिटिक्स, उस कंट्री का जो पॉलिटिक्स है ये किस तरह से है, उसके वजह से ये रीज़न यहाँ पे हो सकता है और इसके प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। या हम कहें कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को यहाँ पे बरकरार नहीं रख पाएंगे तो तीसरा भी उन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसे सिचुएशन के अंदर अगर किसी कंट्री ट्रबल कर रही है तो उसकी वजह से अगर स्पेशली ईस्टर्न कंट्री के साथ उन्होंने कहा कि गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाए और उसके लिए कुछ ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को भी वर्क करे और अपनी कंडीशन को यहाँ पे सुधारने की कोशिश करे, जो इन्होंने ये थर्ड यहाँ पे सिचुएशन बनाए। उसी के साथ वो कहते हैं कि अगर ये ओपिनियन उनका जो है वो ऐसे लोग ही यहाँ पे एग्री हो सकते हैं जहाँ पे जो कंट्री यहाँ पे ट्रबल कर रही है या ऐसे सिचुएशन को फोकस करती है जहाँ पे उनकी वैल्यू, जो करेंसी की जो वैल्यू है ये स्टेबल नहीं रहती है, वेरिएबल होने की वजह से ऐसे सिचुएशन को यहाँ पे फोकस किया जाएगा और ऐसे लोग ही यहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एग्री करेंगे। जो प्रोफेसर एडविन कैनन इस सजेशन के साथ साथ जो कुछ ऐसे यहाँ पे जो अपने बारे में या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश यहाँ पे इस थीसिस के अंदर जो प्रिंसिपल ऐसे क्या है जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड की क्या होना चाहिए और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू प्रोफेसर एडविन कैनन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस ओरिजिन एंड इस सॉल्यूशन के अंदर देते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से हम देखें जो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इज ओरिजिन एंड इज सॉल्यूशन, इसके अंदर जो यहाँ पे दो यहाँ पे मेन यहाँ पे फोकस करते हुए जो सिस्टम है, इस सिस्टम के बारे में जो कहा गया है यहाँ पे जो गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गोल्ड स्टैंडर्ड को यहाँ पे फोकस करते उनको सपोर्ट देते हुए दिखाई देते हैं, तो ब्रिटिश जहाँ पे जो सिस्टम है या हम कहें जो केन्स है उन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को फोकस करते हुए दिखाई देते। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है और उसके क्या मेरिट्स और डेमेरिट्स है इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्टली गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में अगर हम कहें, गोल्ड स्टैंडर्ड इज also regarded as the full gold standard because the under this the standard full body standard coins made of the gold were the circulated। जो कॉइन थे यहाँ पे गोल्ड कॉइन यहाँ पे प्रेजेंट करते थे और उसकी जो वैल्यू थी और उसके साथ साथ हम देखें जो वो बने हुए थे जो मनी के साथ साथ ये पूरी तरीके से कन्वर्ट किया जाता था गोल्ड या गोल्ड से मनी और मनी से गोल्ड को पूरी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट इजीली हो सकता था। तो इसकी वजह से हम देखें जो मॉनेटरी यूनिट्स इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द वेट एंड द फेयरनेस ऑफ द गोल्ड। तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू और उसका जो यहाँ पे जो प्योरनेस है ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर देता हुआ दिखाई देता है। All the gold coins are the held as the standard coin are the considered unlimited legal tender। और ये unlimited legal tender के साथ साथ यहाँ पे माना जाता था, ये पूरी तरीके से फ्रीली था, अनलिमिटेड था, मेल्टिंग करो गोल्ड कॉइन को फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पे वर्क करता था। तो इसके वजह से ही यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड हम देखें तो ये सूटेबल उस कंडीशन के अंदर रह चुका था। तो इसके जो यहाँ पे जो मेरिट्स है, ये मेरिट्स यहाँ पे सिंप्लिसिटी थी, लोगों को यहाँ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस भी था और एक ऑटोमेटिक वर्किंग सिस्टम को देखा जाता था और प्राइस स्टेबिलिटी इस कॉन्सेप्ट के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर दिखाई देती थी और ये एक्सचेंज स्टेबिलिटी को यहाँ पे पूरी तरीके से दिखाई देते। तो ये ऐसे कुछ मेरिट्स है जहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो उसके जो यहाँ पे डेमेरिट्स भी है जहाँ पे उसके जो लॉसेस है, ये लॉसेस क्या है, तो फर्स्टली है नॉट ऑलवेज सिंपल, ये सिंपल मेथड नहीं है। अगर बड़े बड़े डील है, अगर बड़े बिजनेस है, इसके साथ साथ ये किस तरह से कन्वर्टेबल अगर फिक्स रेशो में होगा तो ये डिफ़िकल्टी यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो ये हमेशा सिंपल मेथड के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, लैक ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी यहाँ पे वर्क नहीं करने की वजह से ये फिक्स रेशो में होने की यहाँ पे इसकी कमियाँ मानी जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट है कॉस्टली एंड वेस्टफुल, यहाँ पे जो उसका प्रोडक्शन कॉस्टली और इसका यूज़ यहाँ पे वेस्टफुल करता हुआ दिखाई देता है, जो एक लंबी बड़ी प्रोसेस यहाँ पे कॉस्टली और टाइमलेस करती हुई दिखाई देती है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है सेक्रीफाइस ऑफ द इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट कहता है नॉट ऑटोमेटिक, ये सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है, ये डिफ़िकल्टी और क्रिटिकल भी होती हुई दिखाई देती है। तो इसके वजह से डिफ्लेशनरी कंडीशन भी इकोनॉमी के अंदर दिखाई दे सकती है। इकोनॉमिक डिपेंडेंट कंडीशन किस तरह से है, ये फिक्स रेशियो में होने की वजह से यहाँ पे डिफ़िकल्टी किसी भी कंट्री की ग्रोथ को लेके दिखाई देती है। और ये अनसूटेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो यहाँ पे इतनी स्टेबल कंडीशन ये सिस्टम नहीं देती हुई दिखाई देती है। इसके बारे में अगर हम देखें, उसके टाइप्स जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के, यहाँ पे 5 टाइप में यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता था। फर्स्टली गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, सेकेंड गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, थर्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, फोर्थ गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, फिफ्थ गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड, तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड को हम कई ऐसे नामों से भी उसको पहचानते हैं। फर्स्टली गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, सेकेंड गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, थर्ड गोल्ड स्पेसिस स्टैंडर्ड, फोर्थ ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड और फिफ्थ ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड। ऐसे कई नामों से हम इस गोल्ड स्टैंडर्ड को पहचानते हैं। अगर हम देखें जो उसका ब्रेकडाउन होने की जो स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाई देती है, जो 1930s का जो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन कंडीशन आया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको ये पूरी तरीके से स्टॉप करने की वजह बन गई। इसकी जो 2 रीज़न माने जाते हैं यहाँ पे बंद होने की, जो ब्रेकडाउन होने की। फर्स्टली है टू अवॉइड द एडवर्स बैलेंस ऑफ द पेमेंट, सेकेंड टू प्रिवेंट गोल्ड एक्सपोर्ट्स फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द एनिमी। ऐसे 2 मेथड के साथ साथ इस ब्रेकडाउन होने की वजह बनी, और उसकी वजह से हम देखें जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू यहाँ पे कम होती हुई दिखाई देती है, और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड पे जाता हुआ ये सिस्टम हमें वर्क करता हुआ दिखाई देता है। इस थेसिस के अंदर जो सेकेंड सिस्टम को यहाँ पे जो फोकस किया गया था वो था गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के अंदर जो कहा जाता है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड refer to the system in which there is neither a gold currency in the circulation nor gold resources held for the external purpose. Under this system, the domestic currency of the countries which compose of the taken coins and the paper notes is not converted into the gold for the melting in internal needs, but is convertible into the currency of the some foreign payment. तो इस तरह से हम देखें जो गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे जब फेल होता हुआ दिखाई देता है, तो उसके बाद यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जहाँ पे कोई कॉइन्स यहाँ पे गोल्ड के नहीं होंगे तो अदर मेटल के होंगे, सिल्वर हो यहाँ पे ब्राउन्स हो, इन मेथड के साथ यहाँ पे ये कॉइन्स बनाए गए, और गोल्ड का यहाँ पे जो उसके माइंस को यहाँ पे रखते हुए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को नज़र रखते हुए गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को यहाँ पे फोकस करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें, इट्स द फाइनेंशियल मेथड टू यूज़ द बिहाफ ऑफ द गोल्ड और अदर मेटल, इट्स द बेस्ड ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, नॉट यूज द बिहाफ ऑफ द मेटल यूज एज द टेंडर। So government not given to promise to the behalf other the metal on the gold, but behalf given the other countries currency। हम देखें जो यहाँ पे जो ब्रिटिश ये कि इंडिया का जो सिस्टम यहाँ पे वर्क करता था, यहाँ पे इंडिया का रुपीस यहाँ पे ब्रिटिश में पाउंड में अगर ये कन्वर्ट होगा तो ब्रिटिश जो यूरो है ये कन्वर्ट होगा अमेरिकन डॉलर के साथ, और अमेरिकन डॉलर यहाँ पे कन्वर्ट होगा, प्रॉमिस किया जाएगा यहाँ पे गोल्ड के साथ। तो इस सिस्टम के साथ ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देती है। और हम देखें जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो यहाँ पे जो क्रिटिस करते हुए और जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा ये थेसिस के साथ साथ, तो उसके वजह से ही द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी इस ओरिजिन एंड इस सोल्यूशन, ये थेसिस से रिलेटेड यहाँ पे 1925 में यहाँ पे हिल्टन यंग कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, और इसके साथ ये रिपोर्ट ली गई, और फिर यहाँ पे जो हमारी इंडिया के अंदर जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी इस्टेब्लिश यहाँ पे 1 अप्रैल 1935 में होती हुई दिखाई देती है, जो बेस करती है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है इस थेसिस के साथ, जो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को यहाँ पे रॉबरी कहा, और उन्होंने किस तरह से यहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के बतौर यहाँ पे इंडियन लोगों की लूट की, और यही मेथड से उन्हें जो डीएससी जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के अंदर उन्हें मिलती हुई दिखाई देती है।